और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो बेटा इसको 6 तो अपने अंदर ही चाहिए, ब्रैकेट के अंदर ही। तो 3 तो NH3 ले लिए इसने, 3 तो NH3 ब्रैकेट में डाल लिए, उसको चाहिए 6 तो लेने ही पड़ेंगे उसको, और 3 Cl ले लिए बेटा। अब क्या बाहर क्या लगाएगा, कुछ नहीं, बाहर तो कोई Cl आई नहीं, तो बाहर वाली Cl आती, अंदर बाहर, अंदर वाली Cl काम नहीं आएगी, ये तो कॉम्प्लेक्सिव Cl है, ये तो टूट ही नहीं सकती, ये तो बाहर नहीं, ये तो डिसोसिएट ही नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स है ये। बाहर Cl है क्या, बाहर तो नहीं बची, तो फिर काहे का पीपीटी बेटा, कैसा पीपीटी? पीपीटी चाहिए इनको। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे से पढ़ रहे हो? बढ़िया तरीके से पढ़ना है, कोई लापरवाही नहीं, किसी तरीके की कोई टेंशन नहीं, कोई बोधरेशन नहीं, दिमाग में कोई शक नहीं। सिंपल सी चीज दिमाग में रखनी है कि मुझे मेहनत करनी है हर हाल में, और इसी सेशन में इसी बार नीट का एग्जाम फाइट करना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड केमिस्ट्री जो मैं पढ़ा रहा था, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसमें से मैं एक और पॉइंट लेके आया हूं, और आज की क्लास से फिर से कम एक सवाल बनने का पूरा चांस। कौन सा बनेगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन एक सवाल कम से कम आज की क्लास से हाईली इंपॉर्टेंट जो आ रहा है आपके सामने। अब देखो, ऐसा तो है नहीं, अब देखो आप खुद ईमानदारी से सोचो, खुद सोचो आप दिमाग से। अगर मान लो किसी चैप्टर से 4 सवाल नीट में आने वाले हैं, तो ये तो है नहीं कि मैं 4 के 4 आपको बता दूं, वो तो हो नहीं सकता। आप खुद बताओ, ऐसे हो सकता है क्या? हाँ, लेकिन मैं इतना जरूर है कि 4 सवाल जो नीट में आने वाले हैं, मैं आपको 8 सवाल बताऊंगा, या 9 सवाल बताऊंगा, या 10 सवाल बताऊंगा, उन 10 में से 4 मिल जाएंगे आपको। इतना मैं कर सकता हूं। ये तो आप भी जानते हो ना बेटा, भगवान थोड़ी हूं मैं। बस पूरी एनालिसिस के साथ जब मैं बहुत मेहनत करके कुछ चीजें निकाल के लाया हूं, मैं ये बता दूं आपको कि आज की क्लास से वैसे तो मुझे पूरा डाउट है कि 2 सवाल आएंगे, कंप्लीटली डाउट, मतलब मुझे पूरा, मतलब ऐसा लगता है कि 2 सवाल इसमें से आएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ही बोल रहा हूं कि भाई एक आएगा, कि कम से कम एक तो आएगा। लेकिन आप तो बहुत अच्छे से इसको देखना, बहुत ही शानदार सवाल आ रहा है। अब सवाल को पहले नंबर पे देखो। क्वेश्चन है कि HXCrCO होल 5 व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ x। अब देखो, आधे से बच्चों के तो सवाल पढ़ते ही जागा जाते हैं, आखिर इसको करना कैसे है उनको यही पता नहीं लगता कि अरे होगा कैसे, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाऊं। अच्छा ईमानदारी से बताओ, आपको पता है कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? सोच लो, चलो आपको मैं पूरे 10 सेकंड देता हूं, आप सोचो, 10 सेकंड 15 सेकंड में आप सोचो, देखिए इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। अरे भैया, इतना इजी नहीं है, यही मैं समझा रहा हूं। मैं आपको केवल आपको क्वेश्चन नहीं बता रहा, मैं आपको क्वेश्चन करने का तरीका भी बता रहा हूं कि आप क्वेश्चन को करेंगे कैसे। मैं आपको कॉन्सेप्ट तक पहुंचने का तरीका बता रहा हूं, आप पहुंचेंगे कैसे उस कॉन्सेप्ट तक, आपको पता कैसे लगेगा कि ये लगाना है। आप ही बताइए। अब मान लो मैं आपसे तुरंत कह दूं भैया इसमें इफेक्टिव एटॉमिक मास वाला, जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो लगेगा, तब तो आप फिर भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले डायरेक्ट सवाल को देख के हम कैसे उसके कॉन्सेप्ट पे या उसके फॉर्मूला पे पहुंचे, ये बड़ी दिक्कत की बात है। तो देखो, जब भी इस तरीके का कोई कॉम्प्लेक्स आए और आपको ऐसे वैल्यूज पूछी जाए, आपसे जब भी इस तरह से पूछा जाए, समझ जाना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वाला सवाल है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है पहले मैं वो समझाऊंगा, फिर आपको इधर लेके आऊंगा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो रूल है वो भाई सिज्विक दिया गया, सिज्विक ने दिया था, आदमी का नाम है भाई साहब, आदमी का नाम है सिज्विक। नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन इन सीएमए और सीएमआई, यानी सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं टोटल, वो बताने हैं आपको, वही इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होगा ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब इसमें भी एक लोचा है, सुनना ढंग से, इसको निकाले कैसे, इसका सीधा सा तरीका है, इसका सीधा सा तरीका है। आप एक काम करना, आप एक काम करना कि सेंट्रल मेटल एटम में टोटल कितने नंबर बन रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के, वो कैसे चेक करोगे? उसके लिए काम करना, आप टोटल इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल पर जितने हैं उनको लिखना पहले, और उस पे कितने एरो के साइन बने हुए हैं, मतलब कितने लिगेंड उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं,
वो काउंट करना और दोनों को सम कर देना, आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी कि उस कॉम्प्लेक्स के सेंट्रल एटम पर या सेंट्रल मेटल आयन पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही En कहलाता है। वापस सुनो, तुम्हारी समझ नहीं है, मैं वापस बता दूं। मैं कह रहा हूं En का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल मेटल आयन या एटम जो भी है, उस पे कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है वो गिनो। उसके खुद के नहीं, उसके ऊपर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, उसके खुद के भी ऐड होंगे और लिगेंड ने जो दिए हैं वो भी ऐड होंगे। समझ में आ रहा है? तो कैसे निकालूं? उसका तरीका है कि उसके खुद के इलेक्ट्रॉन लाओ पहले तो, और उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन लिगेंड्स ने कितने दिए हैं वो लिख दो, वो जोड़ दो। वो जोड़ दोगे तो आपको टोटल क्या मिल जाएगा, En मिल जाएगा उसका, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स है उसके सेंट्रल मेटल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मिल जाएगा, या फिर ये कहूं उस कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। अब जैसे NiCN4-2 ये कॉम्प्लेक्स आ गया मान लो। अब NiCN4-2 में Ni पर इलेक्ट्रॉन गिनो पहले तो, लिगेंड के बाद में देखेंगे, ठीक है। Ni के ऊपर चार्ज कितना है भैया, -4 तो Cn का हो गया, -2 ये रहा, +2 आएगा, Ni पे +2 आएगा, ऐसे Ni का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। अब Ni का ऑक्सीडेशन नंबर जब +2 है, Ni का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई साहब, नहीं बोलना, SCTIVCRMNFeCO-Ni 28। अब 28 में से 2 तो ये कम हो गए, क्यों? क्योंकि 2 तो इसने दे दिए, Ni+2 है, ये Ni थोड़ी है। अरे इस कॉम्प्लेक्स में निकिल Ni की फॉर्म में थोड़ी है, न्यूट्रल थोड़ी है, Na+2 कैटायनिक फॉर्म में है। तो Na+2 पर कितने इलेक्ट्रॉन हुए, खुद के कितने हुए, 26 तो खुद के हो गए। और लिगेंड कितने जुड़े हुए कि भाई 4 लिगेंड जुड़े हुए, मतलब 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे Ni के ऊपर। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए टोटल 2 से मल्टीप्लाई करके 8 इलेक्ट्रॉन यहां लिख दो। भाई एक लिगेंड आपको 2 इलेक्ट्रॉन देगा ना, एक लिगेंड Ni को 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 4 लिगेंड मिलके कितने देंगे, 8 इलेक्ट्रॉन देंगे कि नहीं देंगे, तो 8 ये जोड़ दो। अब इनको सम करने पर जो नंबर आएगा, ये नंबर ही इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कह दीजिए, चाहे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या आयन कह दीजिए। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से होता क्या है, इससे स्टेबिलिटी का पता लग जाता है कि बना हुआ कॉम्प्लेक्स सही है या गलत है, सही है या स्टेबल है या अनस्टेबल है, इसका पता लग जाता है। कैसे? एक बात बताइए, कोई भी एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है ना? जी सर। इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन रखना चाहता है ना? यस सर। तो आपको यह देखना है कि जो सेंट्रल मेटल है, उस मेटल के पीरियड में जो इनर्ट गैस है, क्या उस इनर्ट गैस के इक्वल इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं क्या? ये EAN उस गैस के, उस इनर्ट गैस के इक्वल इलेक्ट्रॉन हैं क्या, दिखा रहे हैं क्या, जितना उस पीरियड में आने वाली इनर्ट गैस में होते हैं। अब निकिल के पीरियड में कौन आता है, SCTIVCRMNFeCO-Ni-CuZnGAG। अरे यार ये तो वो है KR वाली, HENEAR KR, ये आएगा KR आएगा भैया। निकिल के पीरियड में तो KR आता है, क्रिप्टन। और क्रिप्टन में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इसमें, 2 इसमें, 10 इसमें, 18 इसमें, और इसमें होते हैं कितने, 36। बाय गॉड, इसका मतलब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मिला ही नहीं इसको, ये तो 34 ही रह गए, ये लेस स्टेबल है। अब भी नहीं आ रहा समझ में? अगला एग्जाम्पल देखो, वापस देखो, इसको देखना आप, ये तो समझ में आ रहा है ना आपको? ये तो आ रहा है, अरे ये तो आ रहा होगा भाई। 2 तो He में होते हैं, है ना। अब उसके बाद नीचे आओ, HHELIBEBCNOF Ni में 10 हो गए, NaMgAlSiPSCl AR में 18 हो गए,
ऐसे गिनते जाओगे तो 36 आएंगे। अब इतना सा तो आना चाहिए भाई, तुम नीट की तैयारी करने आ गए तो ये तो आता होगा 36। अब निकिल, एक और एग्जांपल देखो, इसमें निकिल को चेक किया मैंने, अरे भैया निकिल, अबे तेरे पर चार्ज कितना है बे? मैं तो 0 हूं, न्यूट्रल है। तो देख लो, सीओ तो न्यूट्रल लिगेंड होता है ना, तो निकिल पे चार्ज 0। इसका मतलब निकिल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन 28 यूं की यूं लिखेंगे अपन यहां, कोई ऑक्सीडेशन नंबर तो आया ही नहीं, इसका 0 है तो 28। अब कितने लिगेंड है? 4 लिगेंड, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तो 4 से 8 इलेक्ट्रॉन, ये गए कितने हो गए? 36। दिस इज द मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। ये फायदा है ईएन से। अब समझ में आ गई ईएन का क्या रोल है। अब एक और चीज होती है, सिज्विक रूल ने जो बताई वो सुनो, काम की चीज। अगर किसी लिगेंड कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इनर्ट गैस से ज्यादा है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी कि सेंट्रल मेटल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 से ज्यादा, 36 पे तो इनर्ट गैस है ना, उससे ज्यादा है ना, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकाल के अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा, यानी कि ये अनस्टेबल है, ये अपने आप को इस तरह का बनाने की कोशिश करेगा। इलेक्ट्रॉन देगा मतलब ऑक्सीडेशन करेगा, यानी कि खुद रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। अब आपसे कोई पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स वर्क एज एन रिड्यूसिंग एजेंट, तो क्या देखोगे? फिर से ईएन देखना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि 4 कॉम्प्लेक्स जो मुझे दिए ऑप्शन में, उनमें से किसका ईएन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा है, वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और आपसे पूछ ले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ कौन सा है, 4 ऑप्शन दे दिए, 1 2 3 4 लिख दिया, बताओ इनमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा? ऐसे पूछ ले, मान लो कोई भी 4 कॉम्प्लेक्स दे दे और उनमें से एक को पूछ रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को सेलेक्ट करके बताओ, तो क्या देखोगे? फिर वो ईएन देखना। ईएन कोई मजाक नहीं है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, शानदार सिज्विक रूल है। समझ में आ रही? और आप एक काम करना, वो मैंने जो शुरू में वीडियोस भेजे थे ना, उनमें छोटे छोटे वीडियो भेजे थे, उनमें टॉपिक के नाम लिखे हुए थे, उनको नोट कर लेना एक कॉपी में, एक पेज पर, कि किस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक मैंने सेलेक्ट करके भेजे थे। कोईयों को तो मजाक लगा था शुरू में, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है सारे, वो यूं ही थोड़ी लिखे गए थे, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन बनने के चांस बन रहे हैं इस बार। उनको नोट करना, सारी वीडियो चेक करना, एक एक वीडियो में कौन कौन से टॉपिक लिखे गए हैं वो चेक करना, उनके हिसाब से काम करना, उनको अच्छे से पढ़ना। ये अगला सवाल देखो, VCO होल 6, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है? 35। और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, मतलब ये रिडक्शन हो रहा है। समझ नहीं आ रही तुम्हारी बात है ना? इसका मतलब ये अब इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। कर लोगे सवाल? अब इस सवाल में आ जाओ, हमने बोला ना कॉम्प्लेक्स अपना कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस की तरह करना चाहता है, जी सर, तो वैल्यू आ जाएगी H, आराम से H की वैल्यू आ जाएगी, कितने H हैं यहाँ, मतलब X पता लग जाएगा आपको। आप एक बात बताओ, X तो लिख दिया मैंने ये वाला जो मुझे निकालना है, Cr के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 24 लिख दिया भाई। CO के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? टोटल 10, क्योंकि 5 CO है, 1 CO 2 देगा, 10 ही हो गए। टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 36। तो X की वैल्यू कितनी आएगी? 2, यानी कि ये H2 होना चाहिए, तभी स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। इस तरह से आप X निकाल सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल दिया, इस तरीके का कोई भी एग्जाम्पल आए आपको इसी पैटर्न का इस्तेमाल करना है, मैंने जानबूझ के एग्जाम्पल दिया है। अरे कुछ आ रहा है कि नहीं? अब या तो इनको मजाक समझ लो या इनको अच्छे से पढ़ लो, वो तो तुम्हारे हाथ में भाई, तुम क्या करना चाहते हो, पढ़ना इनको। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव व्हाइट पीपीटी विद AgNO3? ओ माय गॉड, AgNO3 सॉल्यूशन विद एक्स व्हाइट पीपीटी ऑफ AgCl। नहीं सही लिखा होता है, सही था भैया, सही लिखा था मैंने। Which of the following does not give white PPT of AgCl with excess of AgNO3 solution? यानी कि आपसे पूछ रहा है कि बताओ बेटा इनमें से कौन है जो AgCl का सॉल्यूशन, AgCl का PPT दे देगा AgNO3 के साथ। अब भैया AgNO3 के साथ AgCl तो वो देगा जिसके पास Cl होंगी, साफ बात है। जिसके पास Cl ही नहीं होगी वो कहां से देगा? और Cl भी बंधी हुई नहीं चाहिए, बॉन्डेड नहीं चाहिए, खुली चाहिए, खुला Cl चाहिए, फ्री Cl चाहिए, आयोनाइज Cl चाहिए।
अब मैंने देखा यार मुझे कैसे पता लगेगा कि आयोनाइज है कि नहीं है। तुम्हें ये पता है कि इसमें एटम कौन सा है, कौन सा मेटल लगा है, सीओ लगा है। सीओ का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6 और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो बेटा इसको 6 तो अपने अंदर ही चाहिए, ब्रैकेट के अंदर ही। तो 3 तो NH3 ले लिए इसने, 3 तो NH3 ब्रैकेट में डाल दिए, उसको चाहिए 6 तो लेने ही पड़ेंगे उसको, और 3 Cl ले लिए बेटा। अब क्या बाहर क्या लगाएगा, कुछ नहीं, बाहर तो कोई Cl आई नहीं, तो बाहर वाली Cl आती अंदर, बाहर अंदर वाली Cl काम नहीं आएगी, ये तो कॉम्प्लेक्सिव Cl है, ये तो टूट ही नहीं सकती, ये तो बाहर नहीं, ये तो डिसोसिएट ही नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स है ये। बाहर Cl है क्या, बाहर तो नहीं बची, तो फिर काहे का पीपीटी बेटा, कैसा पीपीटी, पीपीटी चाहिए इनको। और गुरुजी अगला देखना, अगला देख ले, COCl3 6NH3, तो देख CO 6 NH3 ले लेगा वो आराम से, 6 NH3, तब भी आपको 3 Cl खुला मिलेगी, आयनाइजेशन स्फीयर में मिलेगी मस्त AgCl के, यानी कि 100% प्रेसिपिटेट कर देगा ये Cl को, पूरी की पूरी Cl ले जाओ आप प्रेसिपिटेशन के लिए। इधर आइए, इसमें 5 NH3 है, 5 NH3 को अंदर डाल दो तो भी अभी भी 1 Cl की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि टोटल 6 लिगेंड लगाने, तो भी 2 Cl बचेंगे बेटा, 2 Cl बचेंगे, गौर से देख ले। 3 Cl थी, 3 में से 2 Cl तो AgCl के पीपीटी में निकल जाएगी, यानी कि 66.66% Cl जो है प्रेसिपिटेशन में काम में आ रही है। इसका मतलब यही है जिसके अंदर प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। ऐसा ही सवाल मैंने वापस दिया, आप समझ लो अगला सवाल। व्हाट वुड बी द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब समझते हो आप, जो आयोनाइजेशन स्फीयर से शो होती है। सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब समझते हैं आप, जो नंबर ऑफ लिगेंड से शो होती है। ले वो 3 और ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर सेकेंडरी वैलेंसी हो गई। अगला सवाल, व्हाट वुड बी द ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये सारे कंपाउंड है। कंडक्टिविटी का मतलब, कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ आयंस, जितने ज्यादा आयन उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी। गौर से देखिए कितने आयन बनेगी, एक तो ये पूरा का पूरा बनेगा कॉम्प्लेक्स आयन और 3 Cl बनेंगे, तो 4 तो ये हो गए। यहाँ एक तो ये बनेगा पूरा कॉम्प्लेक्स और 2 ये, 3 आयन यहां बन रहे हैं बस, और यहाँ केवल 2 ही आयन बन रहे हैं, CONH3 होल 4 Cl2 और 1 Cl बाहर, तो अंदर आ गई सारा का सारा, ये तो एक आयन बनाएगा और बाहर Cl एक ही है इसलिए एक आयन वो बनेगा, तो 2 ही आयन रह गए। यहाँ 4 आयन, यहाँ 3 आयन, वहां 2 आयन, तो आ गया ना आंसर, कंडक्टिविटी उसी की ज्यादा होगी जिसमें आयन ज्यादा है। Which of the following statement is correct for NiCN whole 4 minus 2। ये कॉम्प्लेक्स दे दिया। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसमें, DsP2। अब ये तो चेक करना पड़ेगा। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ बेटा, ये तो हटाओ मेरा बेटा। मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये जो ऊपर लिखी हुई चीजें हैं ना, ये और बता देता हूं। ये वाली स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड सबको पता है, मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा, फिर भी आप देख लेना इनको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखी गई है, बस ये ध्यान रखना। मैं कुछ समझाने के लिए नहीं लिखा है इसको, आप समझदार हैं, आपको सब पता है इसके। सल्फर और हाइड्रोजन वाले जो डोनर होते हैं वो WFL माने जाते हैं, वीक फील्ड। ऑक्सीजन वालों को भी वीक फील्ड मानते हैं, नाइट्रोजन और कार्बन वालों को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मानते हैं। कुछ चीजें और स्पेशल याद रखना, कभी करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में पूछ ले आपसे। विद 4D एंड 5D सीरीज मेंबर्स ऑल द लिगेंड्स एक्ट एज SFL। इनके साथ सारे लिगेंड SFL का काम करेंगे, चाहे कोई भी हो। विद Cu+2 एंड Cu+3 आयन, ऑक्सीजन जितने ऑक्सीजन वाले जो लिगेंड है, ऑक्सीजन डोनर जो है, वो SFL का काम करेंगे। दूसरी लाइन, तीसरी, अमोनिया एक्ट एज WFL विद Fe+2 एंड Mn+2। अब ये याद रखने वाली बात है आपको, अब इसमें कुछ नहीं कर सकते आप, रटनी पड़ेगी ये चीज, याद रखो आप किसके साथ कब कौन वीक फील्ड लिगेंड का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है। और जनरल ऑर्डर पूछे तो जनरल ऑर्डर तो ये है, सल्फर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले वीक माने जाते हैं, नाइट्रोजन और कार्बन वाले स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। ये रेगुलर ट्रेंड है, मतलब जनरल ऑर्डर है, सब जगह ऐसा नहीं चलेगा। अब आ जाइए VBT। VBT के लिए बहुत सारी बातें हैं। VBT आपने वहां आगे भी पढ़ी थी केमिकल बॉन्डिंग में, और बहुत ज्यादा यहाँ VBT FBT तो नहीं बताऊंगा। देखो मैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वगैरह निकालना सब मैंने सिखा रखा है, उसमें अब बार बार उनको रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है, वो पहले बता दिया मैंने केमिकल बॉन्डिंग। आपको कुछ चीजें याद रखनी है, क्या, जैसे निकिल साइनाइड पे मुझे NiCN होल 4 माइनस 2 पर मुझे मान लो हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले तो चेक करोगे कि इसमें निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो पता लगा निकिल तो इसमें +2 है,
क्योंकि -4 ये हो रहा है, -2 ये हो रहा है, -4 और -2 का डिफरेंस आएगा +2, जब जाके Ni पे +2, तो Ni पे जब +2 आएगा तो ये 3d8 4s0 हो जाएगा। तो देखो 3d8 मैंने अरेंज कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए और Cn इज एन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपने, कार्बन वाले जो हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग क्यों माने जाते हैं? क्योंकि वो पेयरिंग करवा सकते हैं, एक से उठा के इलेक्ट्रॉन को दूसरे में भेज सकते हैं। चल निकल यहां से, खाली कर कमरा, मैं रहूंगा यहां, ऐसे करा दिया खाली कमरा, उससे दादागिरी से खाली करा दिया। अगर कोई वीक फील्ड लिगेंड होता ना या Cl होता ना, तो उसकी औकात नहीं थी जो इसकी पेयरिंग करवा देता। Cn था इसलिए करवा दी। अब जैसे पेयरिंग कराई, अंदर का एक कमरा खाली, ये कमरा खाली हो गया, तो एक कमरा तो हम डिलक्स वाला लेंगे भाई साहब, डी वाला, ये तो डी वाला ले लिया। अब मुझे भैया 4 कमरे चाहिए। अरे 4 का क्या करेगा? अरे भैया 4 लोग आ रहे हैं, 4 मेहमान, 4 Cn आ रहे हैं, 4 कमरे खाली चाहिए, तो एक तो ले लिया हमने डिलक्स, एक ले लिया हमने सिंपल, और 2 प्राइवेट रूम ले लिए हमने भैया। तो एक डी, एक एस और 2 पी, एक डी एक एस 2 पी, हो गया चारों का काम। अब एक समस्या आती, चारों कमरे अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग एनर्जी के हैं भैया, और रिश्तेदार और चिल्लाएंगे कि भाई ये क्या चक्कर है, ये क्या चक्कर है, इसको तो डिलक्स रूम दे दिए, हमको बावला बना दिया, हमको पागलों के इस तरह सिंपल रूम में भेज दिया है। इसके में तो अटैच लेट बाथ किचन सब है, हमारे तो यहाँ देखो लैट्रिन का सब कुछ नल ही टूटा पड़ा है, हम नहीं लेंगे भैया ऐसे कमरा। तो भैया इन चारों कमरों को एक साथ रिनोवेट कराया गया कि चारों कमरों को मिक्स करो भाई, चारों कमरों को मिक्स करो, मिक्स करके नए कमरे, बिल्कुल चारों कमरे एक जैसे बना दो। चारों कमरों को एक जैसे बनाने की इस प्रोसेस को ही हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एनर्जी और शेप वाले ऑर्बिटल्स की रिमिक्सिंग करके, रिफॉर्मेशन करके, नई डिजाइन के सेम एनर्जी वाले और स्टेबल रूम यानी कि स्टेबल ऑर्बिटल्स बनाने की इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। इस हाइब्रिडाइजेशन में जो जो पार्टिसिपेट करते हैं उन्हीं के नाम पे हाइब्रिडाइजेशन का नाम पड़ जाता है। अब भाई अंदर वाले का डी लिया था ना आपने, तीसरे का डी और चौथे का एस और पी लिए, इसलिए डी को आगे लिखा जाता है, ये बता रखा है मैंने केमिकल बॉन्डिंग। डिफरेंट क्वांटम नंबर होती है तो डी आगे लिखा जाएगा। तो देखो इसका तो डी ले रहे हो आप, तीसरे का, चौथे का एस और पी ले रहे हो, तो DsP2 लिखना है, sp2d मत लिख देना। कुछ भी चल रहा है, DsP2 लिखते ही आपको एक तो क्वेश्चन का आंसर ये मिल गया कि भाई इस पे DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, तो पहली लाइन तो सही हो गई आपकी, हाइब्रिडाइजेशन का टाइप DsP2। देन अब छोटी छोटी चीजें जैसे ज्योमेट्री पूछ लेगा, तो DsP2 में स्क्वायर प्लेनर होती है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है ये, क्योंकि अंदर वाला ऑर्बिटल लिया है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही माना जाएगा इनको। डायामैग्नेटिक है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहीं है ही नहीं, सब पेयरिंग कर चुके हैं। फिर कलरलेस है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो कलर कहां से आएगा, म्यू जीरो आएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सारा गेम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ना कलर होगा, ना मैग्नेटिक नेचर होगी, ना म्यू होगा। ये सारी प्रॉपर्टी जो मैंने यहां लिखी ना, 1 2 3 4 5 6 और टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी 7 प्रॉपर्टी, आप इन सभी एग्जांपल्स के साथ एक एक बार करके देखेंगे, गारंटी से घर पे सुन लेना पहली बात मेरी। ये सारे एग्जांपल सुंदर है, शानदार है, बहुत ही बढ़िया है। अब इनमें से कोई भी आ सकता है, मैं चाहूं तो इनको और भी कम कर सकता हूं, लेकिन क्या जरूरत है, कर लो ना प्रैक्टिस, कौन सी आप बता रही, थोड़ा सा तो कर लो, इतना सा तो करना पड़ेगा। मैं चाहूं तो इनको भी काट पीट के 2-3 के निशान लगा सकता हूं, लेकिन नहीं करूंगा मैं ऐसा। थोड़ा बहुत तो करो, सारा ही बिल्कुल ही ये थोड़ी है कि साहब अब तो मुझे पेपर ही दे दो नीट का, और नीट का पेपर भी क्यों दे रहे हो गुरुजी, मुझे तो OMR शीट दे दो, मैं तो यूं क्यों चिपकाऊंगा, ऐसे थोड़ी होता है बेटा। चलो आगे बढ़ो, इधर आओ, क्वेश्चन हो गया आपका। डायामैग्नेटिक बिल्कुल सही है, अभी अभी देखा मैंने, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बिल्कुल सही है, यानी सारी बातें सही, ठीक है, कर लोगे, ओके।